लखनऊ की सुबह भी अपने आप में एक तहजीब लिए होती है। गोमती नगर के एक शांत से मोहल्ले में शांति निवास के बाहर लगी चमेली की बेल पर ओस की बूंदें अभी पूरी तरह सूखी भी नहीं थीं कि घर के अंदर से दो औरतों की चिरपरिचित आवाजें आने लगीं। ये आवाजें किसी लड़ाई की नहीं थीं, बल्कि उस खट्टे मीठे रिश्ते की जिसे दुनिया सास बहू का नाम देती है। अरे प्रिया, बिटिया उठ जाओ, सूरज सर पर चढ़ा आया है। हमारे जमाने में तो सूरज उगने से पहले घर की बहू पूरे आंगन को धोकर चमका देती थी। ये आवाज थी सावित्री देवी की, जो कागज पर राम राम लिखते हुए अपनी बहू को आवाज लगा रही थी। उनका लहजा सख्त था, पर आवाज की खनक में छिपा स्नेह कोई अनजाना भी पकड़ सकता था। अंदर कमरे से करवट बदलने की आवाज आई और फिर प्रिया की नींद में डूबी लेकिन शरारत भरी आवाज गूंजी, उठ गई माँ जी, बस 5 मिनट। आपके जमाने में तो सूरज भी जल्दी उठता होगा, आजकल तो वो भी आलसी हो गया है। सावित्री देवी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई, जिसे उन्होंने अपनी साड़ी के पल्लू के पीछे छिपा लिया। देखो जरा, जुबान कैंची की तरह चलती है। सुबह सुबह भगवान का नाम लेने की बजाय सूरज को ताने दे रही है। और ये आजकल के तकिए गद्दे, इन्होंने तो बच्चों को कुंभकर्ण बना दिया है। हमारे वक्त में तो पता है माँ जी, प्रिया कमरे से बाहर आते हुए बोली। उसने अपने बाल जूरे में बांध रखे थे और चेहरे पर ताजगी थी। आपके वक्त में तो पुआल की चटाई पर भी ऐसी नींद आती थी कि पूछो मत। लेकिन क्या करें, आपके लाडले बेटे को अपनी बीवी का आराम जरा ज्यादा ही प्यारा है। उन्हीं ने कहा था, तुम आराम से उठना। प्रिया ने जानबूझकर अपने पति रोहन का नाम बीच में घसीट लिया। रोहन अभी अभी जॉगिंग से लौटा था और किचन में पानी पी रहा था। रोहन हंसते हुए बोला, वाह, सुबह सुबह मेरी दो अनमोल देवियों के बीच फिर से प्रेम वार्ता शुरू हो गई। माँ, आज प्रिया के हाथ की अदरक वाली चाय पीना। कल मैंने इसे सिखाया था कि अदरक को कैसे कूटना है, मिक्सी में पीसना नहीं। सावित्री देवी ने नाक से कोड़ी। सिखाया था? अरे जो मजा और तासीर सिलबट्टे पर पिसे मसालों में है, वो इन बिजली की मशीनों में कहाँ। प्रिया ने मुस्कुराते हुए चाय का कप सावित्री देवी को पकड़ा दिया। माँ जी, आज आपकी पसंद के लिए सिलबट्टे पर ही अदरक कूटी है, पक्का वादा। सावित्री देवी ने चाय का घूंट भरा। उनकी आंखों में एक पल की संतुष्टि झलकी, लेकिन उन्होंने तुरंत अपने चेहरे के भाव बदल लिए। ठीक ही है, पर वो हाथ वाली बात नहीं है। हमारे हाथ की चाय की तो बात ही और थी। रोहन और प्रिया एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। ये शांति निवास की रोज की कहानी थी। प्रिया, पढ़ी लिखी मॉडर्न ख्यालों वाली लड़की। सावित्री देवी, अपने जमाने की आदर्श बहू और पत्नी। दुनिया अलग थी, सोच अलग थी, पर दोनों को जोड़ने वाली डोर थी रोहन और एक दूसरे के लिए मन में छिपा असीम स्नेह। उनकी नोकझोंक कभी कड़वाहट में नहीं बदलती थी। अगर सावित्री देवी प्रिया के जीन्स टॉप पर ताना कसती, तो प्रिया अगले ही दिन उनके लिए गजरा ले आती और कहती, माँ जी आप साड़ी में इतनी सुंदर लगती हैं कि आपके आगे सब फीका है। अगर प्रिया कभी ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर लेती, तो सावित्री देवी मुंह बनाकर कहती, हाय राम, अब इस घर में बाजार का बना खाना खाया जाएगा। पर रात को चुपके से प्रिया के कमरे में बादाम का दूध रखना नहीं भूलती। ये कहते हुए दिन भर कंप्यूटर पर आंखें गड़ाए रखती है, कमजोर हो जाएगी। ये रिश्ता एक पतंग और डोर जैसा था। सावित्री देवी वो डोर थीं जो प्रिया रूपी पतंग को आसमान में ऊंचा उड़ने तो देती थीं, पर साथ ही उसे जमीन और अपनी जड़ों से जोड़े भी रखती थीं। बात रोहन के जन्मदिन से कुछ दिन पहले की है। घर में रोज की तरह ही चहल पहल थी। प्रिया रोहन के लिए एक सरप्राइज पार्टी की तैयारी कर रही थी और इसमें उसने अपनी सास को भी अपनी पार्टी इन क्राइम बना लिया था। एक दोपहर जब प्रिया ऑफिस से जल्दी घर आ गई, तो उसने देखा कि सावित्री देवी स्टोर रूम में रखे एक पुराने बड़े से सागवान की लकड़ी के संदूक को खोलने की कोशिश कर रही थी। संदूक बहुत भारी और नक्काशीदार था। उस पर पीतल का काम किया हुआ था और एक बड़ा सा पुराना ताला लगा था जो जंग खा चुका था। माँ जी, ये क्या कर रहे हैं आप? अकेले आपसे नहीं हिलेगा ये। प्रिया ने अपना बैग रखते हुए कहा, अरे कुछ नहीं बिटिया, बस रोहन के जन्मदिन के लिए कुछ सोच रही थी। इस संदूक में तुम्हारे ससुर जी की कुछ यादें हैं और एक बहुत खास चीज है। खास चीज? प्रिया की आंखों में उत्सुकता जाग उठी। सावित्री देवी मुस्कुराईं। उस मुस्कान में अतीत की कई यादें थीं। हाँ, हमारा खानदानी हार मेरी सास ने मुझे मुंह दिखाई में दिया था। मैंने सोचा है कि इस बार रोहन के जन्मदिन पर मैं वो तुम्हें दूंगी। अब उस पर तुम्हारा हक है। प्रिया के दिल में एक अजीब सी खुशी और सम्मान की लहर दौड़ गई। वो जानती थी कि वो हार सिर्फ एक जेवर नहीं, बल्कि पीढ़ियों का आशीर्वाद और विश्वास था। नहीं नहीं माँ जी, वो आपका है, आप ही के पास अच्छा लगता है, मैं भला उसके लायक कहाँ। पगली, सावित्री देवी ने उसके गाल पर हल्के से थपकी दी। अब घर की लक्ष्मी तुम हो, ये सब तुम्हारा ही है।
बस ये ताला जरा अटक गया है, कई साल हो गए ना इसे खोले हुए। दोनों ने मिलकर जोर लगाया पर ताला नहीं खुला। आखिरकार रोहन को बुलाना पड़ा। रोहन ने अपनी इंजीनियरिंग की थोड़ी बहुत जानकारी का इस्तेमाल किया, थोड़ा तेल डाला और कुछ मशक्कत के बाद खट की आवाज के साथ ताला खुल गया। जैसे ही संदूक का भारी ढक्कन उठा, अंदर से कपूर और पुरानी यादों की मिलीजुली महक बाहर आई। अंदर बनारसी साड़ियां, पुरानी तस्वीरें, कुछ चांदी के बर्तन और एक छोटा सा मखमली बक्सा रखा था। सावित्री देवी ने कांपते हाथों से वो बक्सा उठाया और उसे खोला। बक्से के अंदर लाल मखमल पर एक अद्भुत हार रखा था। वो कुंदन और सोने का बना था, जिसके बीच में एक बड़ा सा पन्ना जड़ा हुआ था। उसकी चमक आज भी वैसी ही थी जैसे सालों पहले रही होगी। प्रिया की आंखें उस हार की खूबसूरती में खो गईं। ये तो बहुत सुंदर है माँ जी। हाँ, सावित्री देवी की आवाज में एक खोया हुआ सा भाव था। तुम्हारे ससुर जी ने मेरी सास के साथ मिलकर इसे बनवाया था। कहते थे, सावित्री, जब हमारी बहू आएगी तो उसकी गर्दन में ये हार उसकी और हमारे घर की शोभा बढ़ाएगा। ये कहकर सावित्री देवी की आंखें नम हो गईं। प्रिया ने धीरे से उनके हाथ पर अपना हाथ रखा। उसे एक पल में सास और बहू के बीच का हर पर्दा हट गया। वहां सिर्फ दो औरतें थीं, जो एक ही परिवार की विरासत और यादों को साझा कर रही थीं। सावित्री देवी ने हार वापस बक्से में रखा और बोली, रोहन के जन्मदिन वाले दिन तुम इसे पहनना, मैं अपने हाथों से तुम्हें पहनाऊंगी। उन्होंने बक्सा वापस संदूक में रखा और संदूक को बंद कर दिया। ताला पुराना था, इसलिए उन्होंने उसे बस यूं ही अटका दिया, ये सोचकर के बाद में नया ताला लगवा देंगी। रोहन के जन्मदिन की शाम शांति निवास मेहमानों की हंसी और बातों से गूंज रहा था। पार्टी शुरू होने से ठीक पहले सावित्री देवी प्रिया के कमरे में आईं। उनके हाथ में वही मखमली बक्सा था। चलो, अब इसे पहनने का समय आ गया है, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। प्रिया तैयार होकर आईने के सामने बैठी थी। सावित्री देवी ने बक्सा खोला और वो दोनों एक दूसरे को हैरानी से देखने लगी। बक्सा खाली था, हार गायब था। एक पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। प्रिया को लगा जैसे किसी ने उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो। सावित्री देवी के चेहरे का रंग उड़ गया। हार हार कहाँ गया? सावित्री देवी की आवाज में घबराहट थी। यही तो था माँ जी, आपने मेरे सामने ही तो संदूक में रखा था, प्रिया ने भी हड़बड़ाकर कहा। हाँ, पर पर अब नहीं है। दोनों ने मिलकर पूरा कमरा छान मारा, पर हार का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। बाहर से रोहन की आवाज आई, माँ, प्रिया जल्दी आओ, केक काटना है। सावित्री देवी ने जबरदस्ती अपने चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश की और प्रिया के गले में एक दूसरा हल्का सा सोने का सेट डालते हुए कहा, कोई बात नहीं, शायद यहीं कहीं गिर गया होगा, बाद में ढूंढ लेंगे। लेकिन उनकी आवाज का कंपन और प्रिया के चेहरे की हवाइयां दोनों ही उस तूफान का संकेत दे रही थीं जो घर में आने वाला था। मेहमानों के जाने के बाद घर में एक अजीब सी खामोशी पसर गई। जो घर कुछ देर पहले हंसी ठहाकों से गूंज रहा था, अब वहां तनाव की एक मोटी चादर बिछी हुई थी। रोहन, जो अब तक अनजान था, अपनी माँ के पास आया। माँ, क्या हुआ? आप और प्रिया दोनों ही बहुत चुपचाप थे पार्टी में, सब ठीक तो है? सावित्री देवी कुछ नहीं बोली, बस रोहन की तरफ देखने लगी। उनकी आंखों में आंसू थे। प्रिया ने हिम्मत करके रोहन को सब कुछ बता दिया। रोहन भी सुनकर सन्न रह गया। हार गायब हो गया? पर कैसे? घर से कोई चीज कैसे गायब हो सकती है? उसने अपनी माँ को सांत्वना दी। माँ, आप चिंता मत करो, यही कहीं होगा। सुबह हम सब मिलकर फिर से ढूंढेंगे, मिल जाएगा। लेकिन सावित्री देवी के मन को चैन कहाँ था? वो हार सिर्फ सोना या पन्ना नहीं था, वो उनके पति की आखिरी निशानी थी, उनकी सास का आशीर्वाद था, उनके परिवार की इज्जत थी। अगली सुबह शांति निवास में सूरज तो उगा, पर अपने साथ कोई उम्मीद की किरण नहीं लाया। घर में चाय तो बनी, पर उसमें से अदरक की महक और रिश्तों की मिठास गायब थी। अब सावित्री देवी की हर बात में एक कांटा छिपा होता था। प्रिया, सावित्री देवी की आवाज में अब वो सुबह वाली ममता नहीं, बल्कि एक रूखापन था। तुम कल ऑफिस से जल्दी आ गई थी, तुम्हारे आने के बाद कोई आया था क्या घर पर? प्रिया को ये सवाल एक तीर की तरह चुभा। नहीं माँ जी, मेरे आने के बाद कोई नहीं आया, और जब हमने संदूक खोला था तब आप भी तो मेरे साथ ही थी। हाँ थी मैं, सावित्री देवी ने कहा, पर उसके बाद मैं तो पूजा घर में चली गई थी, तुम यही कमरे में थी। तुमने ही कहा था कि बाकी सामान तुम देख लोगी। उनका इशारा साफ था। प्रिया का दिल टूट गया। जिस सास को वो अपनी माँ समझने लगी थी, आज वो उस पर शक कर रही थी। माँ जी, आप कहना क्या चाहती हैं? क्या आपको लगता है मैंने कुछ नहीं कहा? सावित्री देवी ने बात काट दी। मैं बस इतना जानती हूँ कि तुम्हारे आने से पहले इस घर में कभी एक सुई भी इधर से उधर नहीं हुई। ये वाक्य प्रिया के सीने में खंजर की तरह उतर गया।
अब घर की नोक-झोंक ने एक गंभीर और कड़वे झगड़े का रूप ले लिया था। हंसी मजाक की जगह अब ताने और चुप रहने ने ले ली थी। सावित्री देवी हर छोटी बात पर प्रिया को टोकती, उसके खर्चों पर सवाल उठाती, उसके आने जाने का हिसाब रखती। प्रिया ने भी खुद को एक खोल में बंद कर लिया। वो ऑफिस से सीधा अपने कमरे में चली जाती। घर का माहौल इतना बोझिल हो गया था कि सांस लेना भी मुश्किल लगता था। रोहन दोनों के बीच पिस रहा था। वो अपनी माँ को जानता था, वो भावुक थी और हार से उनका गहरा लगाव था, लेकिन वो अपनी पत्नी पर भी अंधविश्वास करता था। वो जानता था कि प्रिया ऐसी लड़की नहीं है। उसने पुलिस में रिपोर्ट करने का सुझाव दिया, लेकिन सावित्री देवी ने ये कहकर मना कर दिया कि इससे घर की इज्जत पर बात आएगी। लोग क्या कहेंगे? कहेंगे कि घर की बहू। वो अपना वाक्य अधूरा छोड़ देती, पर उनका इशारा साफ होता। दिन बीतते गए। प्रिया को अब वो घर अपना नहीं लगता था। उसे हर नज़र में शक और हर शब्द में ताना महसूस होता था। उसे वो दिन याद आते जब वो और माजी मिलकर हंसते थे, एक दूसरे को छेड़ते थे। वो सब अब एक सपने जैसा लगता था। एक दिन उसने ठान लिया, वो इस तरह घुट घुट कर नहीं जी सकती। उसे ना सिर्फ हार ढूंढना था, बल्कि अपने ऊपर लगे इस बेबुनियाद इल्जाम को भी मिटाना था। उसे अपनी सास का विश्वास और अपने घर की खोई हुई हंसी वापस जीतनी थी। प्रिया ने अपनी निजी जासूसी शुरू कर दी। उसने सबसे पहले घर में काम करने वाली बाई कमला से बात करने की सोची। कमला कई सालों से उस घर में काम कर रही थी और भरोसेमंद थी। कमला दीदी, जिस दिन हार गायब हुआ था, उस दिन क्या आपको कुछ अजीब लगा था? कोई बाहर का आदमी आया हो या कुछ भी असामान्य? कमला ने थोड़ा सोचकर कहा, नहीं बेटिया, उस दिन तो मैं बस सुबह काम करके चली गई थी। हाँ, दोपहर में कबाड़ी वाला जरूर आया था। माताजी ने कुछ पुराने अखबार और एक टूटा हुआ सूटकेस बेचा था उसे। कबाड़ी वाला? प्रिया के कान खड़े हो गए। ठीक है, ये एक छोटी सी जानकारी थी, पर प्रिया के लिए एक उम्मीद की किरण जैसी थी। उसने आस पड़ोस से पूछकर उस कबाड़ी वाले का पता लगाने की कोशिश की जो उस इलाके में आता था। कुछ दिनों की मशक्कत के बाद उसे पता चला कि वो पास की एक झुग्गी बस्ती में रहता है। एक दिन ऑफिस से लौटते समय प्रिया हिम्मत करके उस बस्ती में पहुंच गई। वहां का माहौल देखकर वो एक पल के लिए घबरा गई, फिर खुद को संभाला। उसने लोगों से पूछ कर उस कबाड़ी वाले का घर ढूंढ निकाला। उसका नाम रहमू था। रहमू एक बूढ़ा और गरीब आदमी था। प्रिया को अपने घर पर देखकर वो चौंक गया। जी मैम साहब, आप? प्रिया ने उसे पूरी बात बताई। देखो चाचा, मैं तुम पर कोई इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, बस ये जानना चाहती हूँ कि उस दिन शांति निवास से जो सामान तुम लेकर गए थे, उसमें रद्दी के अलावा और क्या था? रहमू ने ईमानदारी से कहा, मैम साहब, बस पुराने कागज थे और एक फटा पुराना सूटकेस था। माताजी ने खुद बाहर रख कर दिया था। प्रिया निराश होने लगी। उसे लगा कि उसका शक गलत था। वो जैसे ही मुड़ने लगी, रहमू को कुछ याद आया। हाँ मैम साहब, एक बात थी, वो जो सूटकेस था ना, उसका ताला टूटा हुआ था और वो ठीक से बंद नहीं हो रहा था, तो मैंने उसे कसकर बांधने के लिए एक पुरानी रस्सी से बांध दिया था। वो रस्सी भी मुझे वहीं घर के बाहर पड़ी मिली थी। रस्सी? प्रिया ने पूछा। कैसी रस्सी? जी, वो लाल रंग की एक पुरानी धोती का किनारा था जिसे रस्सी जैसा बना दिया गया था। काफी मजबूत थी। प्रिया का दिमाग घूम गया। लाल रंग की धोती का किनारा, उसने ऐसी रस्सी कहीं देखी थी? कहाँ? उसने अपने दिमाग पर जोर डाला और फिर उसे याद आया, जिस दिन उन्होंने संदूक खोला था, उस दिन स्टोर रूम में बहुत सारा पुराना सामान भी पड़ा था। उसी में एक कोने में कुछ पुराने कपड़े पड़े थे, जिनमें एक लाल किनारे वाली पुरानी धोती भी थी। वो उसके ससुर जी की थी। लेकिन इस रस्सी का हार से क्या संबंध हो सकता है? प्रिया उलझन में पड़ गई। फिर भी उसे एक छोटी सी कड़ी मिल गई थी। उसने रहमू चाचा का शुक्रिया अदा किया और घर लौट आई। घर में माहौल वैसा ही तनावपूर्ण था। सावित्री देवी ने उसे देर से आने पर कुछ नहीं कहा, बस एक तीखी नज़र से देखा जिसमें हजारों सवाल थे। प्रिया चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उसके दिमाग में बस वही लाल रस्सी घूम रही थी। उसे लग रहा था कि वो रहस्य के बहुत करीब है, पर अभी भी एक महत्वपूर्ण टुकड़ा गायब था। अगली सुबह जब घर में सब अपने अपने कामों में लगे थे, प्रिया चुपचाप स्टोर रूम में गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने स्टोर रूम का कोना कोना फिर से छानना शुरू किया। उसकी नज़र अब फिर से उस भारी भरकम सागवान के संदूक पर गई। वो उसे घूरती रही, जैसे वो संदूक खुद उसे कोई राज बताने वाला हो। उसने संदूक को चारों तरफ से देखना शुरू किया। वो पुराना था और लकड़ी कई जगहों से थोड़ी उखड़ गई थी। अचानक उसकी नज़र संदूक के पिछले हिस्से में नीचे की तरफ एक छोटे से छेद पर पड़ी। वो छेद इतना छोटा था कि पहली नज़र में दिखाई भी न दे। शायद लकड़ी में गांठ की वजह से वो छेद बन गया हो, या शायद दीमक ने बनाया हो। प्रिया का माथा ठनका। उसने एक तार लिया और उस छेद में डालने की कोशिश की। तार थोड़ा अंदर तक चला गया। उसने दौड़कर रोहन को बुलाया। रोहन, जल्दी आओ, माजी को भी बुलाओ, मुझे लगता है मुझे कुछ मिला है। रोहन और सावित्री देवी दोनों स्टोर रूम में आए। सावित्री देवी के चेहरे पर अभी भी अविश्वास के भाव थे। प्रिया ने उन्हें वो छेद दिखाया। मुझे लगता है हार कहीं गया नहीं, बल्कि इसी संदूक के अंदर है। क्या बकवास है, सावित्री देवी ने कहा।
हमने संदूक तो पूरा देखा था। हमने संदूक के अंदर देखा था माँ जी, प्रिया ने समझाया। संदूक की बनावट के अंदर नहीं, ये संदूक दोहरा है। इसकी तली और असली बेस के बीच में थोड़ा सा गैप है, और देखो जहाँ हार रखने वाला मखमली कपड़ा है वो एक कोने से थोड़ा सा उखड़ा हुआ है। मेरा अंदाज है कि जब आपने बक्सा बंद किया तो शायद हार का एक सिरा इस उखड़े हुए मखमल में अटक गया, और बक्सा बंद करते समय वो फिसल कर नीचे चला गया, और फिर संदूक का भारी ढक्कन जब जोर से बंद हुआ तो वो उस छेद से होता हुआ संदूक की निचली खोखली सतह में गिर गया। रोहन और सावित्री देवी अवाक होकर प्रिया की बात सुन रहे थे। सावित्री देवी के लिए ये फैसला बहुत मुश्किल था। वो संदूक उनके पुरखों की निशानी था, पर अपनी बहू की आंखों में सच्चाई और विश्वास देखकर उन्होंने भारी मन से सिर हिला दिया। रोहन एक बढ़ई को बुला लाया। बढ़ई ने सावधानी से संदूक के निचले तली को खोलना शुरू किया। हर चोट के साथ सावित्री देवी की आंखें बंद हो जाती, और फिर जैसे ही लकड़ी का निचला पटिया हटा, सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। संदूक की खोखली तली में धूल और लकड़ी के बुरादे के बीच वो खानदानी हार चमक रहा था। एक पल के लिए वहां पूर्ण शांति छा गई। फिर सावित्री देवी की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वो आगे बढ़ी और उन्होंने उस हार को अपने कांपते हाथों में उठा लिया। वो उसे अपनी आंखों से अपने सीने से लगाकर रोने लगी। वो आंसू सिर्फ हार मिलने की खुशी के नहीं थे, बल्कि पछतावे के थे। वो मुड़ी और प्रिया के सामने आकर खड़ी हो गई। उनके होंठ कांप रहे थे। उन्होंने रोते हुए प्रिया को अपने गले से लगा लिया। मुझे माफ कर दे बिटिया, वो सिसकियों के बीच बोली। मैं तो अंधी हो गई थी, अपने घर के हीरे पर ही शक कर दी थी। तूने तो सिर्फ हार नहीं, आज मेरी आंखें भी खोल दी। प्रिया की आंखों में भी आंसू थे, पर ये खुशी के थे। उसने अपनी सास को कसकर पकड़ लिया। नहीं माँ जी, आप माफी मत मांगिए। आप मुझसे गुस्सा भी नहीं करती तो कौन करता। हार मिल गया, हमारा परिवार फिर से एक हो गया, बस यही काफी है। उस दिन स्टोर रूम के उस कोने में एक पुराने संदूक के टूटे हुए हिस्सों के पास एक सास और बहू का रिश्ता पहले से भी ज्यादा मजबूती से जुड़ गया था। संदेह के बादल हमेशा के लिए छट चुके थे, और विश्वास का सूरज पूरी तरह से चमक रहा था। कुछ हफ्तों बाद शांति निवास में सुबह का वही समय था। अरे सावित्री जी, उठ जाइए, सूरज सिर पर चढ़ाया है। हमारे जमाने में तो सासू माँ सुबह उठकर अपनी बहू के लिए अदरक वाली चाय बना देती थी। प्रिया की शरारत भरी आवाज किचन से आई। सावित्री देवी के होठों पर एक मीठी सी मुस्कान फैल गई। आ रही हूँ, बड़ी जबान चलने लगी है आजकल तेरी। और सुन, चाय में अदरक सिलबट्टे पर ही कूटना, उस मिक्सी में सब स्वाद मर जाता है। जी माँ जी, आपका हुक्म सराठों पर, प्रिया ने हंसते हुए कहा। उनकी नोक झोंक वापस आ गई थी, पर अब इसमें एक नई गहराई थी, एक अटूट विश्वास की गहराई। और हाँ, हमेशा की तरह कमेंट में ये बताना मत भूलिएगा कि आप इस कहानी को किस शहर से सुन रहे हैं और आपकी घड़ी में रात के कितने बजे हैं। आपके हर कमेंट को पढ़कर लगता है कि हम सब एक ही आसमान के नीचे इन कहानियों के जरिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस डिजिटल दुनिया से बाहर भी एक दुनिया है, और वो है आप। मैं बस यही चाहती हूँ कि आप हमेशा मुस्कुराते रहें। वादा कीजिए आप अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार बनाए रखिए। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।